दोपहर से बारिश हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर सुनसान था, कमरा खामोश था। कभी कभी नमिता को नितांता सन्नाटे में रहना भला लगता था। टीवी, रेडियो, डेस्क सब बंद करना, अपने में ही खोए रहना अच्छा लगता था। वह अपने ख्यालों में थी कि तभी उसे लगा कि साथ वाले कमरे में कुछ आहट हुई है। वह ध्यान से सुनने लगी, पर फिर कोई आवाज़ नहीं हुई। शायद उसके मन में अकेलेपन का भय होगा। कमरे में शाम का अंधेरा वर्षा के कारण कुछ अधिक घिर आया था। नमिता खिड़की से निहार रही थी। इसी बीच उसे फिर लगा कि कमरे में आहट हुई है। अंधेरे में ही उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। जब उसने दरवाज़ा बंद किया था तब चारों ओर देखकर बंद किया था। कहीं सिटकिनी लगाना तो नहीं भूल गई। जाते वक्त माँ ने कहा था, घर के खिड़की दरवाजे बंद करना, शाम ढलने के पहले घर लौट आना। माँ की इस हिदायत पर नमिता हंसी थी। मैं छुई मुई बच्ची नहीं हूँ माँ, कानून पढ़ चुकी हूँ और अब PhD कर रही हूँ। जूटों के कराटे में भी पारंगत हूँ। किसी भी बदमाश से दो हाथ कर सकती हूँ। बावजूद इसके माँ ने चेतावनी देते हुए कहा था, मत भूल बेटी कि तू एक लड़की है और लड़की को ऊंच नीच और अपनी इज्जत आबरू के लिए डरना चाहिए। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा एहतियात और ख्याल रखूंगी। वह बोली थी। आज तो वह घर से बाहर निकली ही नहीं थी कि कोई घर में आकर छिप गया हो। माँ को गए अभी पूरा दिन भी नहीं गुजरा था। वह अभी इसी उधेड़-बुन में थी कि उसे लगा जैसे कमरे में कोई चल फिर रहा है। हाथ बढ़ाकर नमिता ने स्विच ऑन किया, पर यह क्या लाइट नहीं थी। भय से उससे पसीना आ गया। वह मोमबत्ती लेने के लिए उठी ही थी कि लाइट आ गई। बारिश फिर शुरू हो गई थी। वह सोचने लगी शायद बारिश के कारण आवाज़ हो रही थी। वह बेकार डर गई। अंधेरा भी डर का एक कारण है। अभी रात की शुरुआत थी, केवल 7 बजे थे। नमिता को प्यास लग रही थी। किचन की लाइट ऑन कर जैसे ही फ्रिज की डोर और बढ़ी कि उसकी चीख निकल गई। सप्रयास वह इतना ही बोल पाई, कौन हो तुम? पुरुष से आकृति के चेहरे पर नकाब था। उसने बढ़कर उसका मुंह अपनी हथेली से दबा दिया। बोला, शोर करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। क्या चाहते हो? कौन हो तुम? नासमझ लड़की। कोई मनचला जवान पुरुष लड़की के पास क्यों आता है? तुझे मैं आते जाते देखता था, मौका आज मिला है। अपनी बकवास बंद करो। मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि डर जाऊंगी। तुरंत निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को खबर करती हूँ। वह फ़ोन की ओर बढ़ ही रही थी कि उसने पीछे से उसे दबोच लिया। अचानक इस स्थिति से वह विवश हो गई। नकाबपोश ने उसे पलंग पर पटक दिया और कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। वासना के कीड़े, हर औरत को इतना कमज़ोर मत समझ। एक अकेली औरत अपने बल से एक अकेले पुरुष का सामना न कर पाए, यह संभव नहीं। कहते हुए उस गुंडे की गिरफ्त से बचने के लिए नमिता अपना पूरा जोर लगा रही थी। जैसे वह दरिंदा उस पर झुका, नमिता ने उसकी दोनों टांगों के मध्य अपने दोनों पैरों से जबरदस्त प्रहार किया। इस अप्रत्याशित प्रहार से वह तिलमिला उठा और दूर जा गिरा। वह उठ पाता उससे पहले ही नमिता भागी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तुरंत पुलिस से घटना स्थल पर
पहुंच गई। दरवाज़ा खोल गया पर दरिंदा खिड़की की राह भागने में कामयाब हो गया। चारों ओर बिखरी चीज़ें अस्त-व्यस्त कमरे से सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि नमिता को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। खबर मिलते ही नमिता के मम्मी पापा रातों रात टैक्सी करके आ गए। नमिता माँ से लिपटकर बहुत रोई। माँ सहमी बेटी को सहलाती रही। उसके पूरे शरीर में नीले निशान और खरोंचें थी। बेटा पूरी घटना बता, डर छोड़, तू तो बहादुर बेटी है ना। हाँ माँ, मैंने उसे दरिंदे को परास्त कर दिया, कह नमिता ने पूरी घटना बयां कर दी। सुबह का पेपर आ चुका था। जंगल की आग की तरह कल रात की घटना पड़ोसियों और परिचितों में फैल चुकी थी। छात्रा के साथ बलात्कार की घटना छपी थी। माँ को पढ़कर सदमा लगा कि यह सब तो बेटी ने नहीं बताया। माँ को परेशान देख नमिता बोली, माँ तुम परेशान क्यों होती हो? मेरे तन पर वह दरिंदा अभद्र हरकत करता, उसके पहले ही मेरे अंदर की शक्ति ने उस पर विजय पा ली थी। मेरा विश्वास करो माँ, कहकर नमिता अंदर चली गई। माँ पापा से कह रही थी घर घर में पढ़ी जा रही होगी हमारी बेटी के साथ हुई घटना की खबर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। लोग अफसोस जताने के बहाने कुछ सुनना चाहते थे। माँ पापा बोले, हमें अपनी बेटी की बहादुरी पर नाज है। पेपर झूठ बता रहे हैं। शाम होते होते इंदौर से योगेश जी का फ़ोन आ गया, जहां नमिता की सगाई हुई थी। दिसंबर में उसकी शादी होने जा रही थी। पेपर में आपकी बेटी के बारे में पढ़ा, अफसोस हुआ। मैं फिर आपसे बात करता हूँ। योगेश जी के लहजे से भयभीत हो उठे। नमिता के पिता विमल पत्नी से बोले, पेपर में छपी ये खबर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। योगेश जी का फ़ोन था। उनके आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कह रहे थे अभी आप परेशान होंगे, आपकी और परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता, बाद में बात करते हैं। पुलिस और मीडिया वाले फिर घर के चक्कर लगा रहे थे। हम नमिता का इंटरव्यू लेने आए हैं। क्यों इतना कुछ छाप लेने के बाद भी आप लोगों का जी नहीं भरा? लड़की ने अपनी सुरक्षा स्वयं कर ली। इतना काफ़ी नहीं है। नहीं सर, हम तो अपराधी को सज़ा दिलाना चाहते हैं। नमिता उसकी पहचान बयां करती तो अच्छा था। पापा बोले, पुलिस ने रिपोर्ट कर दी। तुमने अच्छा नहीं किया बेटी, कितनी जलालत का सामना करना पड़ रहा है। आपने अन्याय के खिलाफ बोलने की आज़ादी दी है पापा। नमिता उन्हें परेशान देख बोली, मैंने आप दोनों को सही सही सारी घटना बता दी। मुझ पर भरोसा कीजिए। नहीं बेटी, तूने केस फाइल कर अच्छा नहीं किया। अब देख ही रही है उसका परिणाम, सब तरफ खबर फैल गई है। ऐसे हादसों को गुप्त रखने में ही भलाई होती है। पापा की दलीलें सुनकर नमिता का सिर घूमने लगा। ये क्या कह रहे हैं पापा? सत्यवीर कर्मवीर पापा में कहाँ छिपी थी यह ओछी सोच जो मान मर्यादा के मान दंगों के लिए अन्याय सहते छिपाने की बात कर रहे हैं। यही पापा कभी गर्व से कहा करते थे कि अपनी बेटियों को दहेज में दूंगा तो केवल शिक्षा जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। ये अपनी ऊंच नीच, अपने अधिकार और अन्याय के खिलाफ खुद ही निपटने में सक्षम होंगी। और आज जब मैंने अपनी आत्मरक्षा अपने
पूरे आत्मबल से की तो बजाय मेरी प्रशंसा के अन्याय को सहन करने उसे बल देने की बात कह रहे हैं। मुझ पर गर्व करने वाले माता पिता अखबार में मेरी संगरगणा पढ़कर एकाएक संवेदन शून्य कैसे हो गए। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली नमिता की छोटी बहन रितिका ने भी पेपर में पढ़ा तो वह भी आ गई। अपनी दीदी से लिपटकर उससे धैर्य बांधने लगी। दीदी के प्रति माँ पापा के बदले व्यवहार से वह दुखी हुई। ऐसी उपेक्षा के बीच नमिता को बहन का आना अच्छा लगा। मम्मी पापा जिस भय से भयभीत थे वह उनके सामने आ ही गया। फोन पर योगेश जी ने बड़ी ही नम्रता से अमिता के साथ अपनी बेटे की सगाई तोड़ दी। मम्मी के ऊपर तो जैसे वज्रपात हुआ वे फिर नमिता पर बरसी। अपनी बहादुरी का डंका पीट कर तुझे क्या मिला, सुरक्षित बच गई थी, चुप रह जाती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अच्छा भला रिश्ता टूट गया, अच्छा रहा माँ उनकी ओछी मानसिकता पता चल गई। सोचो माँ यही सब विवाह के बाद होता तब क्या वे लोग मुझ पर विश्वास करते जैसे अभी नहीं कर रहे। मैं उन लोगों को क्या दोष दूँ। मेरे ही घर में जब सबके विश्वास को साफ सूंघ गया। नमिता भरे स्वर में बोली। अविश्वास के अंधेरे में घिरी थी नमिता की क्या होगा उसका भविष्य। अंगूठी उसके मंगेतर ने सगाई की बड़ी हसरत और स्नेह से पहनाई थी। वह छुअन वह प्रतीत उसे स्नेह में डुबोती रही थी, रोमांचित करती रही थी। क्या क्या सपने बुना करती थी वह। उसने अपनी अनामिका को देखा जहाँ हीरे की अंगूठी चमक रही थी। वही अंगूठी अब चुभन पैदा करने लगी थी। रिश्ते क्या इतने कमज़ोर होते हैं जो बेबुनियाद घटना से टूट जाए। इस छोटी सी घटना ने विश्वास के सारे भाव जड़ से उखाड़ दिए। नमिता सोच रही थी कि केवल प्रज्वल के माँ बाप की बात होती तो मानती। अपने आप को अति आधुनिक विशाल हृदय मानने वाला उसका मंगेतर कितन धूर्त निकला। एक बार मेरा सामना तो किया होता, मैं उसको सारी सच्चाई बताती। नमिता के साहस की, उसकी बहादुरी की, उसकी सूझबूझ की तारीफ नहीं हुई। उसके इन गुणों को उसके माँ बाप तक ने कोसा। एक सप्ताह से घर से बाहर नहीं निकली। आज वो यूनिवर्सिटी जाएगी, देखना है उसके मित्र सहयोगी की क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसा व्यवहार होता है उसके साथ। तैयार होकर नमिता जब अपने कमरे से निकली तो माँ ने टोक दिया, बेटा तू तैयार होकर कहाँ जा रही है? कम से कम कुछ दिन तो रुक जा। घटना पुरानी हो जाएगी तो लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। नमिता बौखला उठी। कौन सी घटना? क्या हुआ है उसके साथ? बेवजह क्यों पड़ी रहती मेरे पीछे माँ? तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ती मुझे लहूलुहान करने का। कहाँ गई तुम्हारी ममता? फिर शांत होती हुई बोली, माँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो होगा मैं निपट लूँगी। और फिर स्कूटी स्टार्ट कर यूनिवर्सिटी चली गई। परम संतुष्ट भाव से उसने फैसला किया कि वह पीएचडी के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की भी तैयारी करेगी। निष्ठा और दृढ़ इरादे से ही काम नहीं चलता। समाज से लड़ने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए पावर का होना भी अति आवश्यक है। जो वह ठान लेती उसे पा लेना उसके लिए कठिन नहीं होता है। उसका परिश्रम, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति संग रंग लाई। आज वह खुश थी अपनी जीत से। देश के समाचार पत्रों में उसका
यशोगान था। डॉक्टर नमिता शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में प्रथम रही। मम्मी पापा ने उसे गले लगाना चाहा, पर वे संकुचित हो गए। उनके बीच दूरियां घटी नहीं, वरना बढ़ती गई। जिस समय मां के स्नेह, धैर्य और सहारे की सख्त जरूरत थी, तब उनके व्यंग बाण उसे छलनी करते रहे। कठिन समय में अपनों की प्रतापना वह भूल नहीं सकी। स्त्री शुभन गुणों को लेकर क्या करेगी वह? अब स्त्री सुलभ लज्जा, संकोच, सेवा, ममता जैसे भावों से मुक्त हो जाना चाहती है, कठोर हो जाना चाहती है। उसके प्रिय जनों ने उसकी अवहेलना की। आज उसकी सफलता, उपलब्धियां, सम्मान देख उसके सहयोगी उसके मातहत सहम जाते हैं। फिर भी वह संतुष्ट क्यों नहीं? शायद इसलिए कि उसकी सफलता का जश्न मनाने उसके साथ कोई नहीं। उसे याद है, उसके मन में भी उमंग उठी थी, सपने संजोए थे। आज भारतीय नारी की तरह एक स्नेहमयी बेटी, बहू, पत्नी और माँ बनना चाहती थी। वह अपना प्यार, अपनी ममता किसी पर लुटा देना चाहती थी। रात के अकेलेपन में पीड़ा से भरा कर कई बार रोई थी। एक आधी अधूरी जिंदगी उसके खुद वर्ण की है। उसे भरोसा ही नहीं रहा है रिश्तों पर। ढेरों रिश्ते आ रहे थे। माँ बाप विवाह के लिए जोर डाल रहे थे कि वह विवाह के लिए हाँ कर दे। वह नकार देती। माँ, इस विषय पर कभी बात न करना, और फिर तुम देख ही रही हो, मुझे फुर्सत ही कहाँ है घर गृहस्थी के लिए। मैं ऐसे ही खुश हूँ। विवाह करना ज़रूरी तो नहीं। किस्से, कहानियों और सिनेमा की तर्ज पर वास्तविक ज़िंदगी में भी ऐसे संयोग आ सकते हैं। विश्वास करना पड़ता है। देश प्रदेश के दौरे नमिता के पद के आवश्यक सोपान थे। ऐसे ही एक कार्य से नमिता दिल्ली जा रही थी। अपनी सीट पर व्यतीत हो उसने पत्रिका निकाली और टाइम पास करने लगी। गाड़ी चलने में बंद क्षण ही शेष थे कि अचानक गहमा-गहमी का एहसास हुआ। नमिता के पास वाली सीट पर सामान रखने में एक सज्जन व्यस्त थे। नमिता ने पत्रिका को हटाकर अपने यात्री पर ध्यान केंद्रित किया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वे प्रांजल थे। क्षण में उसने निर्णय ले लिया कि सीट बदल लेगी। विपरीत इसके प्रांजल खुशी से उछल पड़ा। बिना किसी भूमिका के बोला, नमिता, मैं वर्षों से ऐसे ही चमत्कार के लिए भटक रहा था। नमिता किसी तरह उससे वार्तालाप नहीं करना चाहती थी, पर प्रांजल आप बीती कहने के लिए बेताब था। प्रायश्चित का हाव भाव लिए नमिता को कोई मौका दिया बिना ही बोलता चला गया। तुम IAS में प्रथम आई। उस दिन चाहा था तुम्हें बधाई दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हारा अपराधी था, कायर। मैंने भी इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। तन मन से जुट गया। मन ही मन चाहा कि एक न एक दिन हम अवश्य मिलेंगे, और आज तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नमिता, मैं कुछ भी नहीं कर सका। माँ ने पापा से कहा था कि मुझे इस तरह की दुस्साहसी बहू नहीं, मुझे तो सौम्य, सरल, सीधी सादी बहू चाहिए। मैं तुमसे मिलने आना चाहता था, पर माँ ने जान लेने की धमकी दी थी। बस मैंने तभी निश्चित कर लिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से विवाह नहीं करूँगा। माँ मेरी प्रतीक्षा से परेशान है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, पर मैं तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। नमिता बुत बनी बैठी थी।
मन में विचारों के बवंडर न जाने कहाँ उड़े लिए जा रहे थे। नमिता प्रांजल से कह देना चाहती थी कि उसका अंतर रेगिस्तान हो चुका है, प्रेम की धारा सूख चुकी है, अंतर की सौम्यता, सहजता, सरलता सब हो चुकी है। प्रांजल बात नहीं खत्म कर दे, फिर कहीं मिलने की कोशिश न करे। वे अपने काम में सब कुछ भूल चुकी है। प्रांजल की उंगली में आज भी सगाई की अंगूठी चमक रही थी। प्रांजल सब कुछ कह चुका था। नमिता खामोश ही रही। यात्रा का शेष समय खामोशी में कट गया। सप्ताह के अंतराल बाद शाम जब नमिता कार्यालय से लौटी तो देखा कि प्रांजल के मम्मी पापा बैठक में बैठे हैं और लंबे अरसे बाद माँ की उल्लासित आवाज़ सुनाई दी, नमिता यहाँ तो आ बेटा, देख कौन आया है। लगता है उन दोनों ने माँ के मन से आलूष धो दिया है पिछले अपमान का। नमिता ने मन ही मन सोचा, वह जिनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, विवश सी उन लोगों के बीच आ खड़ी हुई। प्रांजल की माँ ने नमिता के दोनों हाथ स्नेह से अपनी हथेलियों में धर लिया और फिर भावुक होती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं हीरे की पहचान नहीं कर पाई, मैं बेटे का दुख संताप नहीं सह पा रही हूँ। मेरी भूल, मेरे अहंकार का फल बेटा भोग रहा है। तुम्हारी अपराधी मैं हूँ बेटा, मेरा बेटा नहीं। मुझे एक अवसर नहीं दोगी बेटी। नमिता रुद्र रूप न दिखा सकी और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई। उस दिन आधी रात बीत जाने पर भी वह जागती रही। सप्ताह में घटी घटना पर विचार करती रही। ट्रेन में प्रांजल की क्षमा याचना याद आती रही। बोलो, बताओ, मुझे क्षमा किया, मेरे परिवार ने तुम्हारा अपमान किया, मैं स्वयं को तुम्हारा अपराधी मानता हूँ। प्रांजल ये आलाप अब नमिता को धोखा या बकवास नहीं लग रहा था, पर उसमें मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। स्पष्ट पूछना चाहता था कि अब कौन सा प्रयोग करना चाहते हो हमारी ज़िंदगी में। क्या उस समय इतना साहस नहीं था कि अपनी माँ को समझा पाते। उस दिन वह भी तो उनकी माँ के सामने चुप ही रही। संस्कार की बेड़ियों ने उसकी ज़बान पर ताला लगा दिया था। फिर आंसुओं की राह सारा रुद्र न जाने कैसे बह गया। एक दिन निकट बैठी माँ बोली, बेटा, इतने दिन तुझे सोचने को समय दिया। योगेश जी के यहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं क्या जवाब दूँ। एक सहज सी नज़र माँ पर डाल पिता यह कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुम जैसा चाहो करो माँ। माँ निहाल हो गई। घर में फिर से खुशियाँ ने डेरा डाल दिया था। अगले ही दिन माँ पापा विवाह की तिथि तय करने इंदौर चले गए।